बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज समातों का आगाज़ किया है और रवां हफ्ते 6 जनवरी से 10 जनवरी तक 100 के करीब मुकदमात जो है वो केसेस फिक्स किए हैं आईनी बेंच के सामने। और अहम बड़े बड़े मुकदमात भी समात के लिए मुकर्रर किए गए, जिसकी तफसीलात मैंने गुज़िश्ता रोज़ वीडियो में आपके सामने रख दी थी। आज क्योंकि बाकायदे तौर पर समातों का आगाज़ हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने 10 अहम केसेस की समाअत थी। 10 में से 3 अहम मुकदमात में बड़े फैसले आए हैं, बड़े रिमार्क्स आए हैं। वो 3 कौन कौन से केसेस हैं उनका अभी थोड़ा सा आपके पास सामने रख लेता हूँ, उसके इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे अहम मुकदमा है मुल्क भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कुरान पाक और इस्लामियात की जो तालीम है उसको लाजमी करार देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाती इंतहाई अहम मुकदमा था। और इसकी समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स भी आए और ख़ास तौर पर जस्टिस नुसरत हिलाली की जानिब से रिमार्क दिए गए कि क्या 2 सूबों में मुस्लिम और 2 सूबों में गैर मुस्लिम हैं, क्या 2 सूबों में नाज़रा या कुरान पाक या इस्लामियात की तालीम नहीं पढ़ाई जाती है। और फिर कहा कि शुक्र है हमारा ताल्लुक़ पेशावर से है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ तो पढ़ाई जाती है। तो उस पर क्या क्या रिमार्क्स आए, दिलचस्प दीगर जजेस के भी रिमार्क्स आए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कायम जो कच्ची आबादियाँ हैं उसके हवाले से केस की आज समाअत थी। और इस हवाले से अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है तमाम सूबों से और ख़ास तौर पर CDA इस्लामाबाद से। और ये अदालत में आज बताया गया कि कितनी जो कच्ची आबादियाँ हैं वो नोटिफाई हैं और बाकी कौन कौन सी गैर कानूनी हैं, इस हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा तीसरा अहम मुकदमा है हमज़ा शहबाज, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे हैं, बेटे हैं हमज़ा शहबाज। उनकी दरख्वास्त नज़रसानी थी पंजाब असम्बली के स्पीकर के रूलिंग के हवाले से, साबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उस फैसले की बुनियाद पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। और उस मामले पर आपको याद हो तो 25 जो मेंबरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट दिया था और उनको डी-सीट किया गया था। और उस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बड़ा फैसला भी था। तो उस पर नज़रसानी दरख्वास्त पर आज नोटिस जारी हुआ है परवेज़ इलाही को। ये 3 मुकदमात की समाअत का अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से रोज़ाना की बुनियाद पर जो नई वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करता हूँ और अंदर का जो अहवाल होता है सुप्रीम कोर्ट जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं इन तीनों बड़े केसेस की तफसीलात की तरफ। पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कुरान पाक और इस्लामियात की तालीम लाजमी करार देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर दरख्वास्त को जो है वो मंजूर करते हुए समाअत के लिए काबिल समाअत करार देकर इस पर नंबर लगाने की हिदायत की रजिस्ट्रार ऑफिस को और फिर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। वकील जो है दरख्वास्त गुजार अनीक खटाना अदालत के सामने पेश हुए। नौजवान वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि हमने अपनी दरख्वास्त में आइन के आर्टिकल्स के तहत कुरान पाक की तालीम सरकारी और प्राइवेट इदारों में लाजमी करार देने की इस्तदा कर रखी है। कुरान पाक के एक तर्जुमे पर उन्होंने दलाइल में कहा कि कुरान पाक के एक तर्जुमे पर तमाम उलमाए किराम का इत्तफ़ाक़ हो चुका है, सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जबकि एक ही तर्जुमे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 सूबों में कुरान पाक और इस्लामियात की तालीम दी जाती है और 2 सूबों में नहीं दी जाती है। इस पर उन्होंने ये कहा कि 2 सूबे जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में कुरान की इब्तदाई तालीम दी जाती है, कुरान का तर्जुमा पढ़ाया जाता है, इस्लामियात पढ़ाई जाती है और दीनी जो तदरीस है वो की जाती है। लेकिन 2 सूबे जिसमें बलूचिस्तान और सिंध हैं, इन 2 सूबों में नहीं दी जाती है। तो इस दौरान जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कि आपका क्या मतलब है, क्या 2 सूबों में गैर मुस्लिम आबाद हैं या गैर मुस्लिम रहते हैं? जिस पर अदालत को यह बताया कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि चारों सूबों में मुस्लिम आबाद हैं, लेकिन 2 सूबों में कुरान को जो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपने सिंध और
बलूचिस्तान की बात की है तो सिंध में तो जब 1971-1972 में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त तो नाजरा लाजमी तौर पर जो है पढ़ाई जाती थी, इस्लामियात पढ़ाई जाती थी, कुरान के पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में भी कुरान पाक की तालीम लाजमी जो है पढ़ाने के हवाले से कानून साजी हो चुकी है और इस साल शायद कुरान पाक की तालीम स्कूलों में लाजमी पढ़ाने के हवाले से कानून पर अमल भी हो जाएगा। ये जैसे नईम अख्तर अफ़गान साहब ने रिमार्क दिए। इस दौरान वकील दरख्वास्त गुजार जो अनीक खटाना है, उन्होंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐप्स और वेबसाइट में तर्जुमे का फ़र्क आता है, यानी कुछ ऐप्स वगैरह ऐसी हैं जो तर्जुमे में फ़र्क करती है, तो इस वजह से बड़े मसाइल भी आ सकते हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि नौज़ बिल्लाह अगर कोई गलत तर्जुमा कहीं वेबसाइट या ऐप में अपलोड है या वहाँ पर आ जाता है तो फिर पीटीए मौजूद है, पीटीए के ज़रिए उससे ब्लॉक करवाएं, आप इस हवाले से पीटीए को शिकायत करवाएं और अगर कोई मामला है तो हमारे पास भी इस हवाले से तफसीलात हमें जमा करें। और अगली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो कुरान का तर्जुमा नौज़ बिल्लाह जो वेबसाइट या ऐप्स के अंदर गलत जो है वो की गई है, उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी की। तो ये इंतहाई अहम केस था और यकीनन कुरान पाक की तालीम और नाजरा जो है इस्लामियात, इसकी तमाम स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो, इसकी तालीम यकीनन जिस तरह रियासत पाकिस्तान बना ही आपको पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क में कुरान पाक और इस्लामियात और नाजरा की तालीम लाजमी ज़रूर होनी चाहिए। और हमने खुद जब पढ़ा है तो नाजरा हम लाजमी पढ़ते थे, पहला ही हमारा जो सब्जेक्ट होता था वो, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैंने खुद पढ़ा है अपनी तमाम क्लासेस में कि पहला जो होता था नाजरे का होता था, तकरीबन हमने 5वीं तक वो जो अलिफ बे वगैरह जो पढ़ना होता है वो पढ़ते थे। और उसके बाद जब हम 5वीं में आए तो फिर हमें कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया गया और हमने 8वीं तक हमने देखा, वहाँ पर हमने कुरान पढ़ा और दीगर इस तरह। फिर उसके बाद इस्लामियात में तो आपको पता है कुरान और उसकी आयात और उसके तर्जुमे मौजूद हैं और वो पढ़ाए जाते हैं और बेहतरीन तरीके से उसका एक प्रोसेस जारी है। तो ये पूरे मुल्क में इस तरह का प्रोसेस मौजूद है इस हवाले से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरा अहम मुकदमा था वो था साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमजा शहबाज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हैं, उनकी दरख्वास्त नज़रसानी पर समाअत हुई है और आइनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को इस केस में नोटिस जारी कर दिया है। आज की समाअत जब शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील हमजा शहबाज से ये इस्तफसार किया, क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया, क्योंकि असम्बली तो उस वक्त की ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ये केस गैर मौसर नहीं हो गया। जिस पर वकील हमजा शहबाज ने कहा केस गैर मौसर नहीं हुआ, बल्कि आइनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी किया था। और फिर उन्होंने जब ये बात की तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज़ इलाही की जानिब से कौन पेश हुआ हो है उस पर क्योंकि इस केस में जो है परवेज़ इलाही भी फ़रीक हैं, तो आज उनकी जानिब से कोई पेश नहीं हुआ था, तो उन्हें फिर नोटिस जारी किया गया अदालत की जानिब से परवेज़ इलाही को। और अगली समाअत में परवेज़ इलाही या खुद या अपने वकील के ज़रिए अदालत में पेश होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग कलअदम करार दिया था और ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में आपको याद हो तो ये पंजाब असम्बली में जो एक मामला आया जिसमें पहले वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया और हमजा शहबाज जीत गए और वो वज़ीर आला भी बन गए और स्पीकर की उसके ऊपर रूलिंग आई और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो 25 मेंबरान थे उनको फ्लोर क्रॉसिंग की बुनियाद पर सीट किया और उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ और उस बुनियाद पर फिर दोबारा परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए थे। तो उस केस का ये फैसला था, तो उस पर नज़रसानी हमजा शहबाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो उस केस पर आज समाअत हुई और अदालत ने परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद जो तीसरा मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में आज कच्ची आबादियों से मुतल्लिक था। ये मामला शुरू इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों से हुआ था और फिर ये मामला पूरे मुल्क तक फैल गया और चारों सूबों में फैल गया और तमाम सूबों के हवाले से, क्योंकि सूबों ने अपनी कानून साजी करनी होती है, वफाक में जिन्हें जो है फेडरल ने इस्लामाबाद ने अपने हिसाब से कानून साजी करनी होती है। तो इस मामले पर आज जब समाअत हुई तो आइनी बेंच की जानिब से वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादियों से मतलब जो पॉलिसी रिपोर्ट है वो 2 हफ्तों में तलब की गई है। और इस समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कच्ची आबादियों को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट के पास है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा
सूबाई इख्तियार पर वफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है? पहले तो ये भी बताएं कि कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे मकान ही कच्चे हैं। तो आज की समात में ये भी बताया गया कि इस्लामाबाद में जो कच्ची आबादियाँ हैं, कुछ आबादियाँ हैं जिसको CDA नोटिफाई कर चुका है और कुछ गैर कानूनी भी है। इसी तरह मुल्क की दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है। खासतौर पर कराची और बलूचिस्तान की भी बात हुई कि वहाँ पर भी कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं और कच्ची आबादियाँ बहुत सारी जो है वो कानून के तहत हैं, लेकिन बहुत सारी कानून के तहत नहीं है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से बार बार ये इस्तफसार किया गया कि अगर ये कच्ची आबादियाँ अगर ख़त्म करनी हो तो उसका मेकनिज़म क्या होगा, या फिर उन कच्ची आबादियों को रेगुलाइज़ करना होगा तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये तमाम तर तफसीलात वफाकी हुकूमत से इस हवाले से जो पॉलिसी रिपोर्ट है वो तलब की गई है। आज की समाअत के दौरान खासतौर पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कराची के मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं, अवामी सहूलियात के प्लाट पर कच्ची आबादी के मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादियाँ रोकने के लिए अब तक क्या इक़दाम उठाएँ, उस हवाले से अदालत को बताएँ। वकील CDA की जानिब से अदालत को बताया गया कि सबसे पहले तो कच्ची आबादी की तारीफ़ की जाए, इसका मैकेनिज़्म सेट किया जाए, और फिर CDA ने इस्लामाबाद में 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई किया है और बाकी दीगर जो आबादियाँ हैं वो गैर कानूनी हैं। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इन कच्ची आबादियों के अलावा कब्ज़ा है तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार मौजूद है, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हमारे पास पहले से ही कवानीन भी मौजूद हैं। तो उन कवानीन पर अमल दरामद करें और जो गैर कानूनी जो कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं, जो कब्ज़ा किया गया है, उनको ख़त्म कराएँ। इसके अलावा वकील CDA ने कहा कि अदालत ने कब्ज़ा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि हुक्म इम्तना है तो अदालत से उसको ख़त्म कराएँ। कच्ची आबादियाँ कैसे बन जाती हैं? तजावुज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कच्ची आबादी बनती है तो सबसे पहले जो मुतलका जिस तरह CDA है इस्लामाबाद के अंदर, इस तरह जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो या उनके अफसरान मुलविस होते हैं, तब जाकर कच्ची आबादियाँ बनती हैं। अगर वो चाहें, इदारे चाहें और इदारों के मुलाजमीन चाहें तो फिर कोई भी कब्ज़ा नहीं हो सकता और फिर कोई भी कच्ची आबादी में तजावुज़ात भी नहीं हो सकती, और जो नोटिफाई कच्ची आबादी है उसको ही रेगुलाइज़ किया जा सकता है, या फिर उनको मुतबादिल अगर जगह देनी है तो उसका फिर क्या मैकेनिज़्म होगा, इस हवाले से भी बता सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कब्ज़ा करने के लिए कोई भी जगह है, कहीं पर भी कब्ज़ा करने के लिए सबसे पहले एक छप्पर जो है होटल बनाया जाता है और फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। लोग मकानात, दुकानें और फिर छप्पर बना कर उसको एक पूरी आबादी बना देते हैं। और अदालत ने आज कच्ची आबादियों से मुतल्लिक़ जो केस था उस पर 2 हफ्तों में वफाकी हुकूमत से पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली है। तो ये पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों के बाद आ जाएगी, तो उसके बाद जो है वो संभाला जाएगा, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज दिलचस्प बात भी की है कि ये केस 2015 से शुरू हुआ और फिर अब 2024 हो गए, तकरीबन ये 9-10 साल हो गए। और अगर जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने जब कुछ बातें करने की कोशिश की कि कच्ची आबादियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि हमने एक रिपोर्ट भी बना के दिया था, एक मैकेनिज़्म भी सेट करके दिया था इस हवाले से कानून साजी के लिए, लेकिन जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है वहाँ पर भेजा हमने 2016 में, ताहम अब तक उस हवाले से कोई जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी और उन्होंने हमें आगाह भी नहीं किया। तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह, उन्होंने कहा कि आप पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलें, क्योंकि पहले ही ये 9-10 साल से केस ज़ेर समाअत है, और अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर आगे मज़ीद 8-10 साल लग सकते हैं। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है, और अब जब रिपोर्ट आएगी तो खासतौर पर इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के हवाले से क्या कुछ होता है, और फिर दुगर मुल्क के दीगर शहरों में भी जो कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं उनके हवाले से क्या वफाकी हुकूमत कानून साजी करती है, क्या पॉलिसी रिपोर्ट अदालत में जमा कराती है, उस हवाले से भी जब तफसीलात आएंगी तो आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो तमाम तर मामलात भी आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।